नमस्कार, न्यूज़ क्रांति के ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। पहले एक नज़र देश दुनिया की अहम खबरों पर। भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की संचालन परिषद का अध्यक्ष चुना गया। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा लौटाने की मांग की। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट 1500 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला फैशन में खरीदेगी 7.8% हिस्सेदारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कैदियों की कोरोना छूट समाप्त करते हुए तुरंत सरेंडर के आदेश दिए। और पाकिस्तान फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए ILO की संचालन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वह संचालन परिषद की नवंबर 2020 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ILO की संचालन परिषद महत्वपूर्ण संस्था है जो ILO की नीतियों, एजेंडों और बजट का निर्धारण करती है और ILO के महानिदेशक का चुनाव करती है। अपूर्व चंद्रा को ILO के 187 सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से विचार विमर्श का अवसर मिलेगा और नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गत वर्ष 5 अगस्त को निरस्त कर दिया था। PDP के शीर्ष नेतृत्व ने एक बैठक के दौरान ये दावे किए, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की। महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त 2019 के बाद हिरासत में लिए जाने के 14 माह बाद हाल ही में रिहा किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अधिकांश प्रावधानों को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर का विभाजन कर इसे लद्दाख समेत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। PDP के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग हालांकि बैठक में मौजूद नहीं थे। PDP अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार और पार्टी के प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी ने एक बयान जारी कर कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 5 अगस्त की घटनाओं पर पार्टी अध्यक्ष के रुख का समर्थन करते हुए एकजुटता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बातों को दोहराया है। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर एकतरफा गैरकानूनी और असंवैधानिक रूप से लागू होने वाले ये फैसले न केवल असमानता को दर्शाते हैं बल्कि स्थानीय लोगों को ये अस्वीकार्य भी हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोविड-19 के तहत मिली छूट को समाप्त करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा 2318 कैदियों को 2 से 13 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिए हैं। अदालत ने गत 25 मार्च के अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत कोरोना महामारी की वजह से अंतरिम जमानत और पैरोल की अवधि समय समय पर बढ़ाई गई थी। अदालत को सूचित किया गया कि सभी कैदियों की कुल संख्या लगभग 10,000 है और आज की स्थिति को देखते हुए जेलों में 15,900 कैदी हैं। इसके अलावा जिला अदालतों द्वारा जघन्य अपराधों में शामिल 2,318 अपराधियों को अंतरिम जमानत दी गई थी, जो समय समय पर 25 मार्च 2020 के आदेशों और बाद में अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के बाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार अपराधों में शामिल 2,907 अपराधियों को जमानत दी गई और 356 कैदियों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मर्दुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद इस आशय का आदेश जारी किया। पीठ ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा के तर्क से सहमत नहीं होते हुए कहा कि जेलों में कोविड-19 का कोई अधिक प्रसार नहीं हुआ और लगभग 16,000 कैदियों में 3 कैदी ही संक्रमित पाए गए। कोरोना से संक्रमित तीनों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कर दिया गया है। हम 25 मार्च 2020 को दिए गए अपने आदेश को संशोधित करना उचित समझते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने 1500 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की 7.8% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है।
कंपनी ने आज बयान जारी कर इस समझौते की जानकारी दी और कहा कि नियामक की मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता मान्य होगा। आदित्य बिरला फैशन की इस समझौते के तहत प्राप्त राशि का इनर वियर, कैजुअल वियर और एथनिक वियर श्रेणी में निवेश करने की योजना है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि फ्लिपकार्ट के साथ किया गया यह समझौता वस्त्र उद्योग में सुदृढ़ भरोसे को दर्शाने वाला है। फ्लिपकार्ट समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा, हम गुणवत्ता चाहने वाले भारतीय उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए नई साझेदारियों पर ध्यान दे रहे हैं। आदित्य बिरला फैशन के साथ की गई इस साझेदारी से हम फैशन परस्त उपभोक्ताओं को नए उत्पाद उपलब्ध करा पाएंगे। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों को पनाह दी जा रही है। यह बात एक बार फिर तब साबित हो गई जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF की बैठक में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। गत 21 अक्टूबर से शुरू हुई 3 दिवसीय इस बैठक में यह फैसला तब लिया गया है जब FTAF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में पाकिस्तान विफल रहा है। बैठक में तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए उसका बचाव किया तथा उसे ग्रे लिस्ट से बाहर रखने की वकालत की। दरअसल पाकिस्तान FTAF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान पर लगातार आतंकवादियों को पनाह दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही वह FTAF के मापदंडों को पूरा करने में भी पूरी तरह नाकाम रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया गया है। FTAF प्लेनरी में तुर्की ने प्रस्ताव दिया कि 27 में से शेष 6 मापदंडों को पूरा करने के लिए इंतजार करने के बजाय सदस्यों को पाकिस्तान के अच्छे काम पर विचार करना चाहिए। साथ ही एक FTAF ऑन साइट टीम को अपने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। इससे पहले FTAF ने कोरोना महामारी को देखते हुए पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट पर फैसला 4 महीने के लिए टाल दिया था। FTAF के इस फैसले से पाकिस्तान को 4 महीनों की अंतरिम राहत मिल गई थी। दरअसल पेरिस स्थित FTAF की पहले जून में बैठक होनी थी। उसमें यह तय किया जाना था कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए या फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तब FTAF ने एक बयान में कहा था कि रिव्यू प्रक्रिया को कुछ समय देने के लिए रोक दिया गया है। निगरानी की प्रक्रिया 4 अतिरिक्त महीनों के लिए बढ़ा दी गई थी। इस कारण FTAF जून में इनकी समीक्षा नहीं कर रहा है, जिसके कारण FTAF की इस राहत के बाद पाकिस्तान पर फैसला अब अक्टूबर में आया है। FTAF की ओर से पाकिस्तान को जून 2020 तक का समय दिया गया। हालांकि जून में इस समय अवधि को 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तान को 27 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम करना था। अगर पाक इसमें कामयाब हो जाता तो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान इसमें पूरी तरह विफल रहा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा अपने आसपास व अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।